दोस्तों नमस्कार। श्रीलंका के ये दृश्य डराने वाले हैं। 40 बरस के आजाद श्रीलंका के इतिहास में शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जनता इस तरीके से राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगी, और शायद यह भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि राजनीति जब नफरत के रास्ते चल पड़ती है, धर्म के आश्रय जनता को बांटना शुरू करती है, कट्टरता को उभारना शुरू करती है और अर्थव्यवस्था की तरफ से आंखें मूंद लेती है, तो जनता जिस परेशानी से गुजरती है, शायद यह उसका एक ऐसा दृश्य है जो संसदीय राजनीति की चूल्हे हिला दे। क्योंकि श्रीलंका का अपना राजनीतिक इतिहास उस संसदीय राजनीति की मर्यादाओं को लगातार मानता रहा है, पूरा करता रहा है, जहां पर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था लोगों से जुड़कर आगे बढ़े। लेकिन इस दौर में आईएमएफ का कर्ज हो, विश्व बैंक का कर्ज हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से पैसा ना दे पाने की परिस्थितियां पैदा हुई हो, श्रीलंका के जरिए जिस तरीके से पनाह चीन को भी दी गई और एक बंदरगाह उसके नाम कर दिया गया, उसके बाद कर्ज में डूबते श्रीलंका को संभालने के लिए कोई नहीं। भारत की तरफ से कुछ मदद जरूर पहुंची, लेकिन समूचे श्रीलंका का पेट ना तो भारत भर सकता है, ना संसदीय राजनीति में नफरत, धर्म और कट्टरता की जिस राजनीति को राजपक्षे परिवार ने अपनी सत्ता को साधने के लिए इस्तेमाल किया, उसका ऐसा हश्र होगा यह किसी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल राष्ट्रपति भवन, इसका एक अपना इतिहास रहा है। आज से नहीं, 16वीं सदी में डच ने वहां पर बनाया था, और जब ब्रिटिश सत्ता वहां पर आई 18वीं सदी में, तो इसे किंग्स हाउस के तौर पर जाना जाता था। जरा इस राष्ट्रपति भवन के भीतर की परिस्थितियों के अंदर चले चलते हैं और इन हालातों को परखने की कोशिश कीजिए। यह किंग और क्वींस हाउस जो मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति भवन के तौर पर जिसकी पहचान है, क्या उसके कोई सरोकार जनता के दुख, जनता के दर्द, जनता की परेशानी या फिर जनता की जरूरतों के साथ बिल्कुल नहीं थे? जो एक हवा का झोंका नहीं, बल्कि जनता किसी समुंदर की तरह समुंदर की लहरों के किनारे बने इस राष्ट्रपति भवन में घुसती चली गई। और राष्ट्रपति भवन के बाहर जन समुद्र, समुद्र के किनारे राष्ट्रपति भवन, और जन समुद्र राष्ट्रपति भवन में घुसने को बेचैन। गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा, ठीक उसी तरीके से जैसे 10 मई को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भागे थे। अपराध और भ्रष्टाचार पूरे राजपक्षे ने मिलकर किया है, क्योंकि बासिल राजपक्षे फाइनेंस मिनिस्टर, चामल राजपक्षे सिंचाई मंत्री, नामल राजपक्षे खेल मंत्री, और सभी ने सिर्फ लूटा ही। आरोप है कि $5 अरब से ज्यादा अवैध तरीके से राजपक्षे परिवार ने बाहर भेज दिया। और जब राष्ट्रपति भवन में जनता घुसी, तो उसके बाद उसके सामने राष्ट्रपति भवन की विलासिता थी। वह लूट नहीं रही थी, बल्कि उसका उपभोग करने वह भी टूट पड़ी। स्विमिंग पूल में कूदी, वहां की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठी, वहां के भोजन के टेबल पर बैठी। लेकिन यह पूरा जन समुद्र के भीतर इस बात को लेकर आक्रोश था, जो नीतियां अपनाई गई वह कभी भी श्रीलंका को संभालने के लिए नहीं थी, वह भ्रष्टाचार करने के लिए थी। खेती का क्षेत्र हो, कोरोना महामारी के समय अव्यवस्था की स्थिति हो, अप्रैल 2019 में आतंकी हमला हुआ, उसमें भी नहीं संभल पाए। और यह दृश्य तो खास तौर से महत्वपूर्ण है जब जनता राष्ट्रपति भवन के भीतर स्विमिंग पूल में डुबकी लगाकर इस एहसास को जी रही है, कैसे राजपक्षे परिवार ने रईसी में रहकर जनता को कंगाली के हाल में पहुंचा दिया। और जनता के सामने जब सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी, तो चंद मिनट ही वह टिक पाई, क्योंकि पानी की केन और आंसू गैस और गोली हवा में दागने के अलावे कुछ भी रास्ता नहीं था। लेकिन जनता का आक्रोश और नारों की गूंज ने सुरक्षा कर्मियों को भी दरकिनार कर दिया। और उसके बाद जो एक लगातार श्रीलंकाई जनता ये लगातार कहती रही, गोटा गो होम, ये नारे लगातार लगते चले गए। और इस भीड़ के बाद, यानी राष्ट्रपति भवन के ठीक बाहर इन लगते हुए नारों ने इस बात का एहसास करा दिया कि राजनीति अब श्रीलंका की बदल जाएगी। गोटा गो होम, यही तो नारे लगातार प्रदर्शनकारी कहें, जनता कहें, या वहां के नागरिकों को लेकर उस अथाह समुद्र को देखते हुए समझने की कोशिश करें। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ ये जानते समझते हुए जमा हुए कि कर्फ्यू लगा हुआ है, गोलियां चलेंगी, आंसू गैस छोड़े जाएंगे, बावजूद इसके
जनता का समुद्र राष्ट्रपति भवन में जब घुसा तो उसके जहन में श्रीलंका के वो हालात थे जहां पर ईंधन की कमी है, अनाज गायब हो चला है, जिंदगी जीने की जो भी न्यूनतम जरूरतें होती हैं वह पूरी कर पाने की स्थिति में कोई नहीं है। यहां तक कि दवाई भी नहीं मिल रही है। महंगी से महंगे हालात में भी लोगों के पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। यह सारी परिस्थितियों के बीच जिस तरीके से विरोध हो रहा था, उसने 2 सवाल श्रीलंका की राजनीति में पहली बार खड़े कर दिए। एक तो कर्ज में डूबे हुए श्रीलंका के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, राजनीतिक सत्ता जिस रास्ते सत्ता पाने के लिए मुद्दों को उछालती है, अगर वो धर्म में लपेटे हुए हैं, कट्टरता और नफरत को जन्म दे रहे हैं और देश की जरूरतों को पूरा करने की तरफ यह सोचकर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि दरअसल स्थितियां बदल जाएंगी, उनके अनुकूल हो जाएगी, तो नजारा आपके सामने है। और दरअसल आज ही गॉल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जब सारे लोग जमा हुए, जो जानते समझते हुए श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी कोलंबो के गॉल स्टेडियम में चल रहा है, बड़ी तादाद में लोग जब वहां पर जमा होने शुरू किए तो शुरुआत में 4-5 सवालों के बीच अलग अलग संगठनों के भाषण भी हुए। वहां पर किसान संगठन मौजूद था, वहां पर स्टूडेंट छात्र के अलग अलग यूनिवर्सिटीज के संगठन के तौर पर छात्रों की मौजूदगी थी, ट्रेड यूनियन के नेताओं की मौजूदगी थी, विपक्ष के कई नेताओं की मौजूदगी थी और उनमें गुस्सा इतना ज्यादा था, लग ऐसा रहा था कि अगर कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि सामने आ जाए तो वह उसे बख्शेंगे नहीं। और यह नजारा कई जगहों पर नजर आया। जो पार्लियामेंट्रीज भागते हुए नजर आए, उनको भी किस रूप में उन पर हमला हुआ यह भी नजारा था। अस्पतालों में वहां के सुरक्षा कर्मियों को जाना पड़ा इलाज के लिए, क्योंकि जनता के भीतर का आक्रोश था। लेकिन सवाल इस आक्रोश से हटकर ऐसी स्थिति में क्यों श्रीलंका आकर खड़ा हो गया, और यह कहीं आने वाले वक्त में उन देशों के लिए जो विकासशील देश या गरीब देशों की कतार में खड़े होते हैं, उनके लिए भी यह चिंता का विषय तो नहीं है। जाहिर है पड़ोस में भारत है, भारत के भीतर भी अर्थव्यवस्था डामाडोल है। अर्थव्यवस्था को संभाले कैसे, इसको लेकर कोई विजन राजनीतिक सत्ता के जरिए निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है। राजनीतिक मुद्दे जरूर उछलते हैं, लेकिन क्या ये कितने दिनों तक चीजें संभल पाएंगी, क्योंकि श्रीलंका की परिस्थिति बतलाती है कि देश कर्ज में डूबा हुआ और एक किस्त जो 7 करोड़ 80 लाख डॉलर की जो किस्त उन्हें चुकानी थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। और आईएमएफ से जो 3.5 अरब डॉलर का वो बेल आउट चाह रहे थे, आईएमएफ ने हाथ खड़े कर दिए ये कह के कि आपको हम पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना तो मार्केट इकोनॉमी को खड़ा कर पाने की स्थिति है, ना आपका बाजार इतना समृद्ध है, और ना ही वहां की परिस्थितियां बतलाती हैं कि आने वाले वक्त में आपकी सियासत वहां की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले पाएगी। और आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से श्रीलंका 5 अरब डॉलर की मदद लगातार मांग रहा है, जिसको दे पाने की स्थिति में ना तो आईएमएफ है, ना ही वर्ल्ड इकोनॉमी में खड़े हुए तमाम अंतर्राष्ट्रीय धुरंधर हैं जो इस बात के हक में है कि अगर देश की हालात ऐसी है तो फिर क्यों दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति की सत्ता को संभालते हुए अर्थव्यवस्था जब डूब रही है, तब भी कोई सवाल वहां की राजनीतिक सत्ता ने खड़ा नहीं किया और इस बात की दिशा से आंखें मूंदे रहे कि देश के भीतर पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि दवाई और अनाज तक के लाले पड़ जाएंगे। स्थितियां इतनी विकट हो जाएगी, महंगाई इस चरम पर पहुंच जाएगी कि लोगों की जेब में जो भी पैसे होंगे उस पैसे से भी वह जिंदगी जी पाने की स्थितियों में कुछ भी बाजार से खरीद नहीं पाएंगे। शुक्रवार की रात कर्फ्यू लगाया गया, यह जानते समझते हुए कि स्थितियां नाजुक हो रही है। शुक्रवार यानी कल की रात, बावजूद इसके विपक्ष के कुछ नेताओं की पहल और छात्र संगठनों का खड़ा होना और इसके साथ किसान और मजदूर भी जिस तरीके से जुड़ते चले गए, यह जो लाखों की तादाद नजर आ रही थी जो राष्ट्रपति भवन में घुसने को बेचैन थी, उनके भीतर जो गुस्सा था वो कुल मिलाकर राजपक्षे के उस परिवार को लेकर था जहां के 12 सदस्य राजनीतिक सत्ता में मंत्री पद संभाले हुए हैं और परिवार के अन्य रिश्तेदारों को जोड़ेंगे तो 18 लोग हैं जो अलग अलग संस्थानों को संभाले हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं। और वहां की सेना, नौसेना ने खास तौर से इन्हीं परिवार को संरक्षण में लिया और यह भी संरक्षण के लिए उसी नौसैनिकों के बीच जाकर खड़े हो गए।
जो गॉल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जब आज जमा होना की शुरुआत हुई, उस समय जो नारे लग रहे थे वो साफ नारा था गोटा गो होम और गोटबाया राजपक्षे। इसके बाद देश छोड़कर चले गए या कहां पर हैं इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन यह एक संदेश है कि राजनीतिक सत्ता की जरूरतें और जनता की जरूरतें अगर अलग अलग हो जाए और देश में कानून अगर सत्ता के संरक्षण में ही लगा रहे तो वहां की परिस्थितियां कितनी विकट हो सकती है और जनता के जीने के सामने जब मुश्किल हालात हों तो कौन सी परिस्थिति आकर खड़ी हो सकती है। क्योंकि लगातार कर्ज में डूबते श्रीलंका के भीतर जो उत्पादन था वह भी कम हो गया, रोजगार तो गायब पूरे तरीके से हो गया था। एकमात्र समुद्र ही वो रास्ता था जो कारखाने का काम करता था। मछुआरों की स्थिति नाजुक हो गई क्योंकि मछली तक जब बाजार में जाते थे तो उसकी जो कीमत लगाई जा रही थी वह भी खरीद पाने की स्थिति में एक आम शख्स नहीं था। सोचिए, एक आइलैंड जो समुद्र से घिरा हुआ है, वहां पर अगर 2 जून की रोटी वह भी मछली से जोड़कर अगर आप परखना शुरू करें और वहां पर चावल बहुत शानदार होता है वह भी ना मिल पा रहा हो तो कौन सी स्थिति धीरे धीरे बनती चली जाएगी। इसीलिए पेट्रोल का खत्म होना, डीजल का खत्म होना, खाने पीने के सामान का खत्म होना, दवाओं का खत्म होना और इन परिस्थितियों के साथ राजनीतिक तौर पर लगातार घटनाक्रम यह बताएं कि हम स्थितियों को संभालेंगे, संभाल रहे हैं। शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जो कोलंबो के भीतर राष्ट्रपति भवन की मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है कि राष्ट्रपति भवन जनाधिपति मवाथा में स्थित है। जनाधिपति के तौर पर राष्ट्रपति को देखा जाता है, लेकिन जनता के हित से दूर राष्ट्रपति की भूमिका राजनीतिक तौर पर सिर्फ सत्ता को पाने को लेकर हो। इसीलिए चुनाव के वक्त जो धर्म के मुद्दे राजपक्षे के पक्ष में चले गए और एक दूसरे को लेकर घृणा का भाव जो वहां के समाज के भीतर पनपा, उसमें राजपक्षे की जीत तो हो गई, लेकिन उसके बाद अर्थव्यवस्था को कैसे संभाले और दूसरी तरफ अपनी जो उपभोग की स्थिति थी, जिस तरीके से राजनेता जी रहे थे, उसमें कमी लाई जाए, उसको कट किया जाए, जनता से जुड़ा जाए, जनता के भीतर सवाल पैदा किया जाए, विपक्ष के साथ भी राजनीति को साधने की कोशिश की जाए, किसान, मजदूर, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। कोई काम बीते 1 बरस में वहां हुआ ही नहीं जब चीजें डाइल्यूट होती चली जा रही थी। इसलिए ध्यान दीजिए, जो रिजर्व होता है वहां की संपत्ति जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर भी होती है, वह भी 2018 में $6.9 बिलियन 2018 में कोविड से पहले जब पहुंच गई तो चिंता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके उस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया और यह धीरे धीरे घटते घटते $2.2 बिलियन पे जब आ गई तो जनता का आक्रोश पहली बार मई के महीने में निकला था। स्थितियां नाजुक हो रही है और आज की स्थिति में यह $1.3 बिलियन की परिस्थिति में आकर वहां की जो रिजर्व पूंजी है वह उतनी ही बची है। तो किसी देश के कंगाल होने के पीछे क्या वहां की राजनीति और राजनीति के सरोकार जब खत्म होते हैं या कर्ज में डूबकर राजनीतिक सत्ता को बचाना और देश को चलाने की जो सोच होती है, क्या यह उसका अंत है, उस संसदीय राजनीति का अंत है? क्योंकि 1972 में आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन राष्ट्रपति भवन की अपनी पहचान उस ब्रिटिश काल से रही है जिसको किंग्स और क्वींस हाउस के तौर पर देखा गया। यहां पर एलिजाबेथ II अपने प्रिंस फिलिप के साथ भी यहां पर रुकी हैं और इसका एक पूरा इतिहास रहा है कि किस तरीके से पुर्तगालीज, डच और ब्रिटिश सत्ता की पहचान के साथ यह राष्ट्रपति भवन मौजूदा वक्त में आजाद श्रीलंका का एक ऐसा निशान है जहां से जनता के हक की बात सुनी जाए, यह मैसेज वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन सारी चीजें जब खत्म होती है तो जनता कैसे सड़क पर आती है और उसका कौन सा नजारा जो दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों को भयभीत करेगा और शायद उन्हें भी भयभीत करेगा, जो कर्ज में डूबकर राजनीतिक सत्ता को बचाते हुए देश को चलाने की अर्थव्यवस्था अपने तौर पर परोसते रहते हैं, लेकिन जनता की जिंदगी से उनके सरोकार नहीं जुड़ पाते हैं। यह चेतावनी हर उस देश के लिए है जो कर्ज में डूबकर देश की सत्ता को चलाता है और भारत की स्थिति भी कर्ज में डूबने को लेकर बहुत बुरी स्थिति है।
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लगातार कर्ज भारत को दे रहे हैं, यह सच है, लेकिन उस कर्ज के मार्फत भारत एक बाजार के तौर पर है और भारत जितना वृहद देश है उसमें वैसी परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन संकट जनता के सामने कमोवेश वैसा ही आएगा। इसलिए कल जब आपके साथ जुड़ेंगे तो भारत की आर्थिक नीतियों का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।